हेलो दोस्तों, आपका स्टडी अव्वल में स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि स्टडी अव्वल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जामिया मिलिया इस्लामिया हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसमें जो कोर्सेज इंक्लूड हैं बियो ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। इन सभी कोर्सेज में जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। वो सब चीज़ें स्टडी अव्वल के प्लेटफॉर्म पे कवर करा दिया जाएगा। आपका करंट अफेयर्स भी कवर करा दिया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चों की जो डिमांड थी वो पॉलिटी थी, तो इसलिए हम इंडियन पॉलिटी की फ़र्स्ट क्लास लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको पूरी क्लास करनी है और जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे वो आपको लेना है। उसके अलावा आपको इधर उधर कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इतना ही कर लेंगे तो आप जामिया मिलिया इस्लामिया हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस इजीली क्रैक कर लेंगे। तो ये जो क्लास है वो इंडियन पॉलिटी फर्स्ट क्लास है, जो कि अब हम लोग जानेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेसिक फाउंडेशन, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। उससे पहले हम जान लेते हैं आखिर व्हाट इज़ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी है क्या। पॉलिटी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। कैसे कोई कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका सिस्टम क्या है, किस सिस्टम पे वो बेस्ड होती है। जब हम इंडियन पॉलिटी स्टडी करते हैं तो हमें मालूम होता है कैसे जो इंडिया है वो गवर्न कर रही है, कैसे उसका जो साइकिल है, जैसे उसका प्रोसेस है गवर्न करने का कैसे चल रहा है, कैसे पावर डिवाइड है, कैसे लोगों की जो राइट्स हैं वो क्या है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे वर्क करता है। तो इंडियन पॉलिटी जो है स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस गवर्नमेंट सिस्टम। हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको समझते हैं। अब बात हम करते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम तो जान गए कि स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये भी जानने की ज़रूरत है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। हर एक कंट्री की अपना अपना एक लॉ होता है। उस लॉ की जो बुक होती है उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि एक रिटन रूल बुक भी कहा जाता है फॉर गवर्निंग इंडिया। जैसे कि सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अमेरिका का था। अमेरिका ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। हालांकि सबसे लेंथीएस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है वो इंडिया की ही है। तो जो हमारा जो इंडिया है उसकी एक बुक है जिसके अंदर लॉज वगैरह लिखे हुए हैं। तो सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, यानी कि जो अदर्स लॉज हैं उन सब लॉ के ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कोई भी लॉ अगर बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम होगा। तो ये मतलब वेरी सिंपल वर्ड्स में हम समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बिग रूल है, बुक है ऑफ इंडिया का। ठीक है, हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, ना कि हम सभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सिंपल वर्ड्स में यही समझेंगे कि ये बिग रूल बुक है किसका, इंडिया का, जो हमें बताता है कि हु विल मेक लॉज, कौन लॉ बनाएगा। कानून कोई भी बना सकता है, लेकिन ये बताएगा कि नहीं, कोई भी नहीं बना सकता है, बल्कि कौन बनाएगा। ऐसे होगा तो इंडिया में हर आदमी कहेगा ना कि मैं बनाऊंगा, वो बनाएंगे। तो ये बताता है कि कौन बना सकता है और कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और जो सिटीज़न है उनका राइट्स क्या है, ये सब चीज़ें इस रूल बुक में रिटन है। अच्छा, गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, ये सब चीज़ें इसके अंदर रिटन है। अब बात हम करते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि व्हाट पीपल कैन डू राइट्स, यानी वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है, और कोई भी लॉ, अभी हमने बताया था ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नो लॉ कैन बी अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो हम जान गए, लेकिन इसका आइडिया कहाँ से आया, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया आया, तो हम बात करेंगे द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट गिवन बाय एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जो थे उन्होंने फर्स्ट आइडिया दिया था। द फर्स्ट पर्सन हु टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया वाज एम.एन. रॉय। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया हैड ब्रिटिश मेड लॉज। इंडिया जब इंडिपेंडेंस नहीं था उस समय यहाँ पे क्या चल रहा था, ब्रिटिश रूल चल रहा था। तो उस समय एम.एन. रॉय ने कहा था इंडिया शुड हैव इट्स
ओन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इंडियंस के द्वारा बनाया जाना चाहिए। हालांकि जो ब्रिटिश हुकूमत थी, तो ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं तो हम अपनी कमेटी भेजेंगे, और उस कमेटी में इंडियंस भी नहीं होंगे। तो एम एन रॉय ने कहा कि नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो हम ही बनाएंगे, बल्कि कोई और नहीं बनाएगा। और यही जो आइडिया था वो बाद में बनकर एक रियलिटी बन के उभरता है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो उसी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज अ स्पेशल बॉडी। किस लिए बनाया गया था वो स्पेशल बॉडी? बल्कि राइट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए और फ्रेम करने के लिए। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो वर्क था वो राइट करने का था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का था, उस पर डिस्कस करने का था, और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का था, उसको स्ट्रक्चर करने का था कि कैसे उसको स्ट्रक्चर करना है। और इसको सेटअप किया गया था 16 मई 1946। अच्छा, 1946 को ही क्यों ऐसा सेटअप किया गया, ये भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आपके दिमाग में आएगा। क्योंकि इंडिपेंडेंस वाज नियर, इंडिपेंडेंस की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म जो ही हुआ था। ठीक है, तो ब्रिटिश हुकूमत बहुत कमज़ोर हो गई थी, और इंडिया में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट भी चला था, और बहुत से मूवमेंट चल रहे थे। तो ब्रिटिश हुकूमत जान चुकी थी कि अब भाई रूल करना आसान नहीं है इंडिया पे, तो इससे अच्छा है इन्हें इज्जत से इंडिया दे दिया जाए। तो इसलिए ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि हम एक जो कमेटी बैठा लेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, उसके द्वारा आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिएगा। ठीक है, इंडिया नीडेड अ न्यू लीगल सिस्टम। इसकी वजह से 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो सेटअप की गई, फिर उसके बाद उसी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड? कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड हुई? इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। जो कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा था, जो ब्रिटिश प्लान टू ट्रांसफ़र पावर टू इंडियंस। इस प्लान के थ्रू ही ब्रिटिश हुकूमत ने जो पावर थी वो ट्रांसफ़र की थी इंडियंस को। फर्स्ट चेयरमैन जो थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट चेयरमैन जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि टेम्परेरी चेयरमैन थे, किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी आपको याद रखना है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी इंडिया के थे। एस.सी. मुखर्जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, एंड बी.एन. राव। बी.एन. राव कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। ठीक है, बी.एन. राव क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र मीन्स लीगल एक्सपर्ट, गिव टेक्निकल एंड लीगल गाइडेंस। देखो, बी.एन. राव और भीमराव अम्बेडकर बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, दोनों अलग अलग आदमी हैं। ये मत समझ लेना कि बी.एन. राव और भीमराव दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग हैं। बी.एन. राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, और भीमराव अम्बेडकर जो थे जिन्होंने स्ट्रक्चर किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, टोटल मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो 389। कितने? 389, जो कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से भी आए थे, प्रिंसली स्टेट्स से भी थे, चीफ कमिश्नर एंड प्रोविंसेस भी थे। जैसे कि जो इंडिया था वो कुछ स्टेट्स ऐसे थे, ऐसा तो था नहीं कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी पूरी इंडिया पे रूल कर रही थी, ऐसा नहीं था। बल्कि जो ब्रिटिश हुकूमत क्या कर रही थी, कहीं कहीं पे अपना पपेट बैठा के रखी हुई थी, कहीं पे खुद रूल कर रही थी। तो जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे वहाँ से कुछ लोग थे, प्रिंसली स्टेट्स जो थे यानी कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो टैक्स दिया करते थे, किसको? ब्रिटिशर्स को। वो प्रिंसली स्टेट्स जो थे, चीफ कमिश्नर्स एंड प्रोविंसेस थे, वो सब थे। तो ये सब मिलके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए थे उसके मेंबर्स कितने हुए थे? 389। लेकिन जब ये बना फिर उसके बाद कुछ डिबेट्स हुई, कुछ आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, जिसकी वजह से
पार्टीशन हुआ। उस लंबे डिबेट पे हम नहीं जाएंगे, बस बेसिक चीज़ें हम समझा रहे हैं जो चीज़ें ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के लिए। आफ्टर पार्टीशन द नंबर रिड्यूस्ड, बाद में नंबर कम हो गए क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी जो मेन जो कमेटी बनी थी, मेन 8 कमेटीज़ बनाई गई थी, ठीक है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कमेटी थी उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ये क्या करता था, ड्राफ्टिंग कमेटी, जैसे 8 कमेटी बनी हुई हैं, 8 में से 7 कमेटी जो हैं वो अलग अलग चीज़ों पे लॉज बना रही हैं, ठीक है। वो ढूंढ ढूंढ कर ला रही हैं, उस पर रिसर्च कर रही हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है एम एन रॉय के पास पहले आती थी, जो कि एडवाइज़र थे, लॉ एडवाइज़र। तो उनके पास आता था, तो वो उसको क्या करते थे, समराइज़ करते थे। समराइज़ करने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी को देते थे। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करती थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस करती थी, उस पर डिबेट होता था। फिर उसके बाद उसमें जो घटाना बढ़ाना, जो भी चीज़ें ऐड करना या फिर निकालना, जो भी चीज़ें होती थी, अमेंड करना, वो सब चीज़ें होती थी। फिर उसके बाद उसको ड्राफ्ट किया जाता था, उसके बाद लिखा जाता था। तो दिस कमेटी रोड द फाइनल लीगल लैंग्वेज। जो फाइनल अप्रूवल जो होता था वो ड्राफ्टिंग कमेटी करती थी, जो कि कन्वर्टेड आइडियाज़ इनटू आर्टिकल्स। जो आइडियाज़ होते थे उसको आर्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता था। इसकी चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बी.आर. अम्बेडकर। अब यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया था कि बी.एन. राव और बी.आर. अम्बेडकर में बहुत फ़र्क है, दोनों को समझ के रखना क्योंकि ये क्वेश्चंस यहाँ से रेज हो सकते हैं। दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं टाइम टेकन टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। कितना टाइम लिया गया, तो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक 2 years 11 months 18 days। वाई सो मच टाइम भाई? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इतने मेंबर्स हैं, इतनी कमेटी बनी पड़ी है, जिसमें से मेजर जो कमेटी है वो 8 कमेटी है, तब भी 2 साल 11 महीने 18 दिन। उसका रीज़न था क्योंकि इसके अंदर डीप डिस्कशंस होते थे। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया लिखते जा रहे हैं, जो मन में आया लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि डीप डिस्कशंस होते थे। क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट होती थी। अब कोई भी आर्टिकल्स हैं उसके जो क्लॉज हैं उस पर भी डिबेट होती थी, फिर उसके बाद लिखे जाते थे। कंपैरिजन विथ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशंस का, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कई जगह से लिया गया है, जैसे कि प्रीएम्बल कहीं और से लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स कहीं और से लिया गया है, ठीक है, और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहीं और से लिया गया। तो सब जगह से लिया गया, फिर उसमें डिबेट होती थी कि कौन सा सही है। फिर उसके बाद जो इंडिया के लिए सूटेबल होता था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आपस में डिबेट कर फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के पास पहुंचता था। ड्राफ्टिंग कमेटी डिबेट वगैरह करती थी, फिर उसके बाद जो सही होता था, जो सही उसके बाद वो लिखता था। क्या होता था, कंपैरिजन होता था विथ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये दिखाता है कि कितने सीरियस थे और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कितना ही सीरियसनेस के साथ बनाया गया है, कितना वेल क्वालिटेटिव है। तो ये आपको समझना है कि इसी वजह से इतना लंबा वक्त लगा था। अब अडॉप्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वो 26 नवंबर 1949। यहाँ पे फिर आपको कंफ्यूज किया जाएगा। देखो, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था, ना कि इन्फोर्स किया गया था। यानी कि 26 नवंबर 1949 को मान लिया गया था कि हाँ, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया है। लेकिन जो यहाँ पे देखो, अडॉप्टेशन मीन्स अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड, और इन्फोर्स कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। यानी 26 जनवरी को इन्फोर्स किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब जो केम इनटू फोर्स में आया, यानी कब लागू हुआ। तो आपको क्या करना है, 26 जनवरी 1950 को लगाना है जो। और अगर क्वेश्चन आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब अडॉप्ट किया गया है, तो आपको 26 नवंबर 1949 को लगाना है। ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। अच्छा, जब हमारा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया, एक्सेप्टेड हो गया, अप्रूव्ड हो गया, तो फिर इतना टाइम क्यों लिया गया कि हाँ हम 26 जनवरी को ही ऐसा करेंगे।
इसका रीज़न था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने डिक्लेयर किया था क्या, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। तो जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 26 जनवरी 1930 जो लाहौर सेशन हुआ था, उस लाहौर सेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज का जो क्या कहते हैं डिक्लेयर किया था। इसकी वजह से वो चाहते थे कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्या कहते हैं लागू हो, कब हो, 26 जनवरी को ही हो। यही एक रीज़न था, क्योंकि वो चाहते थे कि हमने जिस तरह डिक्लेयर किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो उसी तरीके से हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो केम इनटू फोर्स आए कब, 26 जनवरी। तो डिसीजन वाज टेकन इन लाहौर सेशन चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू को आप ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, समझ रहे होंगे। वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें कि क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, और हम और भी अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर किसी को भी ये PDF वगैरह की ज़रूरत है तो वो हमें मैसेज कर सकता है, और आपको पूरी PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे लेक्चर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। बस आपको डेली बेसिस पे जो वर्क दिया जाए वो वर्क पूरा करना है और लेक्चर को अटेंड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।